नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे रशिया यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, तो उसमें आखिर दिक्कत क्या है, क्यों यह विवाद है और क्यों कहा जा रहा है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है। और आगे की जो संभावनाएं हैं, इसमें भारत किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है इन युद्धों के दौरान, या युद्ध अगर छिड़ जाए तो भारत को क्या प्रभाव होगा इससे। साथ में क्या यह सच में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जैसे कि आपने दो विश्व युद्ध के बारे में पहले पढ़ा ही होगा किस प्रकार हुए थे। और इस बार कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि बताया जा रहा है कि रूस ने 1 लाख सैनिक लगभग वहाँ पर जो यूक्रेन की सीमा पर भेज दिए हैं। और साथ में अमेरिका और जो नाटो सदस्य के देश हैं, उन्होंने भी वहाँ पे अपनी अपनी सेनाएं या अपने जो हथियार हैं, आधुनिक हथियार, वो भी भेजने की वहाँ पे तैयारी चल रही है। तो आखिर यह सब क्या है, क्या विवाद है, तो इसके बारे में हम आज बात करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कि किस प्रकार यह विवाद हो रहा है और आगे की संभावनाएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों अंत तक यह वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल सके कि क्यों यह डिस्प्यूट है और क्या कारण है इसके और क्या इससे हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वहां छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकी का राष्ट्रपति कौन है? तो फिलहाल वहां पे है जो बाइडेन। ठीक है, तो उन्होंने फिलहाल क्या कहा है कि अपने नागरिक, जो उनके नागरिक अमेरिकी नागरिक वहां पे हैं, कहाँ पे हैं? यूक्रेन में जो हैं, तो उन्होंने उनसे कहा है कि आप यूक्रेन को छोड़ दें, क्योंकि वहां पे कुछ ही समय में, कुछ दिन में वहां पे युद्ध हो सकता है। और अमेरिका के अनुसार रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। सोवियत संघ, रूस आपको पता ही है, रूस एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है और इस क्षेत्र मतलब रक्षा के मामले में भी काफी आगे है। जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। 1 लाख सैनिक काफी ज्यादा सैनिक होते हैं। बीजिंग शीत ओलंपिक के दौरान यह नहीं होना था, लेकिन युद्ध छिड़ सकता है। बीजिंग शीत ओलंपिक अभी चल रहे हैं, कहाँ पे? चीन में, बीजिंग में शीत ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। भारत ने इसका क्या किया है? खंडन किया है। और वहाँ पे जो ओलंपिक चल रहा है, तो लग रहा था कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सोवियत संघ का आप रूस मान के चलिए। सोवियत संघ तो पहले वह था, जब 1991 से पहले, जब तक उसका पूरा क्या होता है कि वह विघटन नहीं हो जाता है। तो रूस भी इस बार जो विंटर ओलंपिक्स है, तो उसमें उन्होंने समर्थन दिया था रूस ने। और विंटर ओलंपिक में क्या हुआ था कि हमें लगा था कि अभी लग रहा था कि विंटर ओलंपिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। विंटर ओलंपिक के टाइम पे जैसे ओलंपिक चल रहा है, तो युद्ध की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अभी जो अमेरिका के रक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, यह हो सकता है कि युद्ध कभी भी वहां पे छिड़ सकता है। बात आती है इसमें, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और क्यों? अगर ऐसा है तो क्यों होगा? नाटो 1949 और सोवियत संघ क्या है? तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो किसके खिलाफ हुई थी? सोवियत संघ के खिलाफ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद फिर विश्व 2 गुटों में बट गया। एक तो सोवियत संघ वाला यूएसएसआर, आपने नाम सुना होगा, और दूसरा था आपका कौन सा? जो पश्चिमी देश थे, है वेस्टर्न कंट्रीज की, जो उन्होंने सबके मिलकर क्या बनाया? एक संगठन बनाया जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जिसमें 30 से अधिक पश्चिमी देश उसमें शामिल हैं। तो उसमें क्या होता है? नाटो क्या होता है? नाटो में ऐसा होता है कि अगर कोई भी तीसरा देश, कोई मतलब नाटो से के देशों के छोड़ के कोई भी अन्य देश अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला करता है, तो नाटो के सारे देश उस सदस्य देश की क्या मदद करने के लिए तुरंत आ जाएंगे। यही नाटो का मकसद था। और उन्होंने किसके खिलाफ, लगभग मान के चलते हैं कि किसके खिलाफ यह शुरू हुआ था? तो यह सोवियत संघ के उस टाइम उनके खिलाफ यह शुरू हुआ था, क्योंकि जो 2 विश्व शक्तियां उस समय बन रही थी, एक तो अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर। उस समय 2 विश्व शक्तियां बनी थी और 2 मूवमेंट थे, 2 गुटों में द्विध्रुवीय विश्व बंट गया था, 2 गुटों में विश्व बन गया था। लेकिन इसमें भी एक तीसरा गुट भी है, नॉन अलाइन मूवमेंट। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी किसी और दिन। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि
जो किसी भी देश, गुटनिरपेक्ष देश जो थे उसमें भारत भी शामिल था उस टाइम पे। तो उसके बारे में हम जब मॉडर्न हिस्ट्री में कभी हम आएंगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष क्या था। तो अब जानते हैं हम आखिर पूरा विवाद आखिर क्या है यहाँ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इससे पहले क्या चल रहा था, तो शीत युद्ध चल रहा था। आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था किस किस के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। कोल्ड वॉर क्या होता है कि जहाँ युद्ध मतलब एक शारीरिक या फिजिकल तौर पे हमें मतलब लड़ाई के लिए कोई भी वहाँ पे सैनिक लड़ाई के लिए नहीं जा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक युद्ध होता है कोल्ड वॉर, मतलब एक दूसरे की नीतियों का हम बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार से कोल्ड वॉर चल रहा था उससे पहले। तो उसके बाद अंत में विघटन हो जाता है सोवियत संघ का 1991 में, और कोल्ड वॉर खत्म होता है। और क्या होता है कि जो सोवियत संघ के देश थे, यूएसएसआर में जो भी बहुत सारे देश थे, वो अब विघटित होने लग गए, अलग अलग वो देश बनने लग जाते। पहले वो यूएसएसआर में थे, पूरे संघ के अंतर्गत थे, लेकिन अब वो क्या अलग अलग होने लग जाते। तो और रूस और यूक्रेन विघटन से पहले क्या थे, एक साथ थे, यूएसएसआर के अंतर्गत थे, और विघटन के बाद फिर ये अलग अलग देश बन गए। 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध हुआ। 2013 में क्या होता है कि जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं, कहाँ पे, एक राजधानी में, मतलब एक शहर में आके प्रदर्शनकारी क्या करते हैं कि एक कीव करके एक शहर है आई थिंक, तो वहाँ पर वो प्रदर्शनकारी क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जो तत्कालीन वहाँ पे राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच का विरोध करते हैं, क्योंकि वह क्या थे, रूस के समर्थक थे, रूस की नीतियों के समर्थक थे, जिसमें रूस का समर्थन तत्कालीन राष्ट्रपति को था, और साथ में रूस भी उनका समर्थन करता था। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन किसको मिला उस समय, प्रदर्शनकारियों को उस समय उनका क्या मिला, समर्थन मिला। किसको, प्रदर्शनकारियों को। अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन किसको था, तो प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन था। कब हुआ ये, 2013 में। 2014 फरवरी में यानुकोविच यानी कि जो राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच थे, इनके खिलाफ जब इतना जबरदस्त प्रदर्शन का विरोध शुरू होने लग गया, तो इनको देश छोड़कर भागना पड़ा। और रूस ने नाराज होकर, रूस इनसे नाराज, किससे नाराज हुआ, प्रदर्शनकारियों से ऑब्वियसली नाराज होगा, तो होकर दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। रूस ने क्या कर लिया था, दक्षिणी यूक्रेन में एक जगह है क्रीमिया, उसकी मैं आपको अभी मैप में भी दिखा दूंगा किस प्रकार क्रीमिया कहाँ पर स्थित है। और वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था रूस ने। और वहाँ के अलगाववादी मतलब जो रूस की नीति के समर्थक थे और यूक्रेन में जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ थे, तो उनको क्या क्या, उनको भी वहाँ पे उसने समर्थन दिया। किसने समर्थन दिया, तो आपका रूस ने उनको समर्थन दिया। उस समय के बाद ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन के सेना के बीच युद्ध चल रहा है। कब से, 2013 में प्रदर्शन हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 2014 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया। देश छोड़ने के बाद क्या हुआ कि कुछ अलगाववादी भाई जो रूस की नीतियों से समर्थन करते थे, नीतियों का, और साथ में जो राष्ट्रपति का समर्थन भी करते, वो अलगाववादी थे। और अलगाववादियों और साथ में रूस ने क्या कर दिया था कि रूस ने क्रीमिया, जो दक्षिणी यूक्रेन का इलाका था क्रीमिया, वहाँ पे रूस ने कब्जा कर लिया था। कब, 2014 फरवरी में। तो क्या होता है कि जो अलगाववादी थे, जो रूस के समर्थक थे, और साथ में यूक्रेन की सेना के बीच तब से ही युद्ध चल रहा है। ये देखिए आप, क्रीमिया एक जगह है यहाँ पे इस प्रकार से, और ये यूक्रेन है और ये है रशिया। तो इस क्षेत्र के वो एक क्या है, विवाद है। इस क्षेत्र के बारे में वह विवाद है। यूक्रेन से क्या हुआ, यूक्रेन से जो अलगाववादी थे, रूस ने उनको समर्थन दिया, और साथ में रूस ने इस पर कब्जा भी कर लिया। किस पे, क्रीमिया पे, एक विवादित लैंड है, और यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। क्रीमिया की अगर हम बात करें तो 1954 में, 1954 में, जो रूस के उस समय तत्कालीन सर्वोच्च अधिकारी थे, वहाँ के बहुत प्रमुख नेता थे, निकिता खुर्शोव करके नाम आता है, निकिता खुर्शोव। तो उन्होंने क्या किया था, यह 1954 में किसको दिया था, यह जो जगह क्रीमिया, उन्होंने यूक्रेन को यह तोहफे में दिया था, क्रीमिया 1954 में। लेकिन 2014 फरवरी में क्या हो जाता है कि रशिया यूक्रेन, वो क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है, और उसके बाद फिर सेनाओं के बीच उनकी झड़प चलती रहती है। क्रीमिया वही भाग है जिसे 1954 में निकिता खुर्शेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1991 में अलग होने पर दोनों के बीच क्रीमिया को लेकर काफी हालात अच्छे नहीं थे। क्रीमिया मतलब अब सीधी सी बात है, तोहफे में दिया था, तो रूस चाहता था कि वह स्थान मुझे मिल जाए, लेकिन अब स्थान किसके पास था, वो था यूक्रेन के पास में।
तो 1991 से ही हालात कुछ अच्छे नहीं थे और 2013-14 में कुछ ऐसी बात आई तो रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। 2015 में पश्चिमी देशों ने इन देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए फ्रांस और जर्मनी जो अन्य देश थे उन्होंने इनके बीच शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या मध्यस्थता की और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यह शांति समझौता भी हुआ था कि अब आप यहाँ पे युद्ध की स्थिति ना बनाएं और मिलजुल कर काम करें। इस प्रकार से बात हुई थी 2015 में, ठीक है। जो अन्य यूरोपीय देश हैं जैसे कि फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता उनकी की थी। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मित्रता संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और रूस उसके खिलाफ है। और फ्रांस और जर्मनी क्या है, तो भाई नाटो के सदस्य हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये नाटो के 30 देश लगभग नाटो के सदस्य हैं। तो क्या किया था यूक्रेन ने, भाई यूक्रेन क्या कर रहा है कि पश्चिमी देशों से अपने मित्रता अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और रूस चाहता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि रूस को यह है डर है कि अगर इसके मित्र बन गए या फिर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो क्या हो कि नाटो की सेनाएं वहां पर आ जाएंगी और जैसे अगर युद्ध छेड़ते हैं तो वह युद्ध जो नाटो के सारे जो नाटो देश हैं उनके सारी सेनाएं रूस पे भी युद्ध छेड़ देंगी और जिससे क्या होगा कि रूस को नुकसान हो सकता है। यूक्रेन के नाटो से भी अच्छे संबंध हैं क्योंकि वह अभी तक उनका सदस्य नहीं है लेकिन बन सकता है। नाटो में दुनिया के 30 देश सम्मिलित हैं। इसके अनुसार अगर संगठन के किसी भी सदस्य देश पर कोई अन्य देश हमला करता है तो सारे सदस्य देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यह भी मैंने आपको कुछ देर पहले बता ही दिया था। रूस चाहता है कि नाटो यूरोप में अपना विस्तार पर अंकुश लगाए। रूस क्या चाह रहा है कि नाटो अब अपने साथ यूक्रेन को न मिलाए। भाई यूक्रेन को मिलाएगा तो सीधे सीधे एक क्या हो कि यूक्रेन के पास नाटो मतलब 30 देश भी उसके साथ हो जाएंगे और 30 देश होंगे तो सीधी सी बात है तो रूस को थोड़ा इससे परेशानी होनी जायज़ सी बात है। और रूस ने 30 देश हो जाएंगे तो क्या होगा, क्रीमिया पर हो सकता है कि यूक्रेन दोबारा से अपना कब्जा बना ले और रूस को पीछे हटने पे मजबूर कर दे, क्योंकि 30 देश आपके साथ हैं, 30 देशों की सेनाएं आपके साथ में हैं, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए रूस थोड़ा घबरा कर मतलब ये बात कर रहा है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम फिर अपनी सेनाएं आगे भेज देंगे और हम युद्ध छेड़ देंगे। रूस ने चेतावनी भी दी है कि नाटो को अंजाम भुगतना पड़ सकता है जो नाटो के देश हैं, और कहा है कि नाटो को इस बात पर दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नाटो का सदस्य कौन नहीं है अभी, तो यूक्रेन नाटो का सदस्य फिलहाल नहीं है। तो रूस कह रहा है कि भाई आप इस बात में दखल मत दीजिए, मतलब हमारे बीच का जो मामला है, क्रीमिया वाला जो मामला है, उसमें आप दखल देने की कोशिश न करें। अगर आप दखल देंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, युद्ध छेड़ना पड़ेगा। रूस ने यूक्रेन सीमा के पास अपना युद्ध का जो अभ्यास है शुरू पिछले साल ही कर दिया था। 2021 में ही उन्होंने वहां पे क्या कर दिया था, तो अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था यूक्रेन की जो सीमा के पास में। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और यहाँ नाटो का सदस्य बन जाता है तो सीधी सी बात है रूस को उससे चिढ़ हो जाएगी, यानी रूस को वो बात पसंद नहीं आएगी और फिर वहां पे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बन सकता है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरे का मतलब है कि भाई नाटो के 30 देश अगर आ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि तीसरा विश्व 30 देश एक युद्ध में अगर सम्मिलित हो गए तो सीधी सी बात है यह एक विश्व युद्ध ही माना जाएगा। और इससे भारत में क्या प्रभाव हो सकते हैं, भारत में प्रभाव, अब भारत क्या है, क्वाड देशों का भी, क्वाड देशों में शामिल है। क्वाड देश में कौन कौन है, तो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और जापान आपका हो गया। ये 4 देश किसमें शामिल हैं, तो क्वाड में शामिल हैं। अब क्वाड देश हैं तो अमेरिका की नीति का भारत को क्या करना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा। भारत का एक अच्छा दोस्त रूस भी है, लेकिन वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप क्वाड देशों में भी आप सम्मिलित हैं तो आपको उनकी नीतियों का समर्थन भी करना पड़ेगा। इससे भारत को भी काफ़ी सारी विदेश नीतियों में यह प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार परमाणु हमला भी, अब रूस ने यह भी कहा है कि हम परमाणु हमला भी कर सकते हैं, अगर आप नाटो बीच में आता है तो हम परमाणु हमला भी कर सकते हैं। और इसलिए वहाँ पे अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है और रूस ने ऑलरेडी 1 लाख सैनिक यूक्रेन के सीमा के पास में लगा दिए हैं। तो अगर 1 लाख सैनिक बहुत ज़्यादा होते हैं और 1 लाख सैनिक मान के चलिए अगर हमला कर देते हैं तो सीधी सी बात है हमले की स्थिति। और वहाँ से फिर नाटो ने भी क्या किया, जो कनाडा और अन्य देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका ने भी धीरे धीरे क्या किया, यूक्रेन में अपनी कुछ सेनाएं और साथ में हथियार भी भेजने शुरू कर दिए हैं। तो जब दोनों इस प्रकार से मामला हो रहा है तो तीसरे विश्व युद्ध यानी कि बहुत सारे देश एक साथ में युद्ध अगर करेंगे तो सीधी सी बात है 3rd वर्ल्ड वॉर
शुरू हो सकता है और काफ़ी भयानक भी होगा सीधी अगर इसमें, क्योंकि परमाणु हमला हो सकता है। परमाणु हमला आपने सुना ही होगा कि जापान में जब परमाणु हमला हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में, तो किस प्रकार आज भी वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारी परेशानियाँ उस क्षेत्र में आती हैं। मतलब अभी भी वहाँ का रेडिएशन, परमाणु हमले का रेडिएशन वहाँ पर फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार यह युद्ध होगा और इससे कितनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर विश्व युद्ध में एक देश सम्मिलित नहीं होगा, फिर सारे के सारे धीरे धीरे देश शामिल होने लग जाते हैं और वहाँ से फिर एक पूरा विश्व आपस में युद्ध करने लग जाता है। और जिससे कि आज की तकनीक में बहुत ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका प्रयोग करने से काफ़ी सारे बेगुनाह लोग, और साथ में युद्ध में बेगुनाह लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में बस्तियां की बस्तियां उजड़ जाएंगी, शहर के शहर खत्म हो जाएंगे और देश के देश भी खत्म हो सकते हैं। तो इस प्रकार यह मामला था जो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार यह जो रशिया यूक्रेन का विवाद है वो क्यों है, 2013 में क्या हुआ था, फिर 2014 में क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, 1954 में तोहफे के तौर पर क्रीमिया किसके पास था, तो यह मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार यह विवाद है। और आपको अगर कोई भी डाउट होता किसी भी टॉपिक से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई एजुकेशनल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे मिल सके, ताकि आपको नई जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।